नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर तिरंगा टॉक्स में। बम बारूद धमाकों के बीच पूरी दुनिया का माहौल गर्म, सियासी और चुनावी दंगल के बीच हमारे देश का माहौल गर्म। और इस सियासी और चुनावी सरगर्मी के बीच इन मोहतरमा का मिजाज गर्म। वैसे कोई पूछे कि इन मोहतरमा का मिजाज, मूड, टेम्परामेंट कब गर्म नहीं होता? देश के सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति, जिनकी नाराजगी और गुस्से का कारण समझ पाने में असमर्थ हों और जिनकी बेरुखी से आहत हों, उन मोहतरमा के तीखे और तल्ख तेवर की शान में जितने कसीदे पढ़े जाएं कम है। अरे चुनावी सरगर्मी एक तरफ, इन मोहतरमा के सिर पर गर्मी कुछ इस कदर चढ़ती है कि क्या ईसी, क्या ईडी, क्या एनआईए, क्या सीबीआई, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या नेता, क्या जनता, इनकी आंखों में खटकना चाहिए बस। फिर इनका कोप और इनका प्रकोप, दोनों से बचना बहुत मुश्किल है। जो इनकी आंखों की किरकिरी बन जाए वो अपनी खैर मनाए। कब लठ बज जाए, कब लाठियां, किसका सिर फूटे, किसका जबड़ा टूटे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया था इनकी शान में कि इनके राजपाट में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, बल्कि लॉ ऑफ द रूलर चलता है। यानी कानून का शासन नहीं चलता, बल्कि शासक, यानी ये जो मोहतरमा है जिनके हाथों में सत्ता की चाबी है और जो सत्ता की कुर्सी पर सवार हैं, इन्हीं के बनाए कानून चलते रहे हैं। अब इसे दीदी की दीदीगिरी कहिए या दादागिरी, जो चाहे कहिए, सारी बात सत्ता के द्वारा संरक्षित, सत्ता के द्वारा पोषित, सत्ता के द्वारा प्रायोजित गुंडागर्दी पर आकर रुकती है। दरअसल इस दीदीगिरी या दादागिरी के पीछे की मानसिकता ये है कि ये हमारा इलाका है, ये हमारी रियासत है और यहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत और हमारी सियासत है। धमकी, धौंस और धांधली पर टिकी इनकी रियासत और इनकी सियासत माँ, माटी, मानुष, इस अति प्रसिद्ध मशहूर नारे का मुखौटा पहनकर चलती रही। लेकिन सच तो ये है कि माँ, माटी, मानुष तीनों की दुर्गति करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा तो ये था कि इस माँ, माटी, मानुष के अधिकारों की रक्षा के लिए इन मोहतरमा ने संघर्ष किया, खुद पर वार झेले, चोटें खाई, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा वार और कई गुना ज्यादा चोटें उसी माँ, माटी, मानुष के हिस्से में आई जो इनके रहमो करम पर थे, या यूं कहें कि इनकी
की छत्र छाया में पलने वाले उन गुंडों के रहमो करम पर थे जो छुट्टे सांड की तरह अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, हर तरह के अपराध का घिनौना और दर्दनाक खूनी खेल खेलते रहे। साम दाम दंड भेद के इसी खूनी खेल के दम पर ताल ठोक कर दावा किया गया, खेला होवे। चुनावों से पहले धमकियां और चुनावों के बाद बेबस लाचार सिसकियां, यह है इनका खेला होवे। सत्ता पर सवार और सत्ता का अहंकार, और सत्ता के इसी अहंकार के वश में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर ये अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही। अच्छा, शक्ति से याद आया कि शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि, ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है और नवरात्र के इस पर्व का राम नवमी और दशहरा दोनों से अटूट रिश्ता है, कभी न टूटने वाला बंधन है। फिर जय श्री राम के नारे सुनकर आपको इतना करंट क्यों लगता है? अरे, जय श्री राम का नारा ही तो लगाते हैं राम भक्त। इस बात पर इतना तमतमाने, गुस्सा खाने और ताने मारने का क्या मतलब है? त्योहार पर्व पर रथ यात्रा, शोभा यात्रा, पूजा पंडाल सजाना, मूर्ति विसर्जन, ऐसे आयोजन तो स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे अनेक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की कई कोशिशें हुई। आयोजकों को कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाने पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि तुष्टीकरण के नाम पर एक समुदाय विशेष की मिजाज पोशी इस हद तक की जाए कि दूसरे समुदाय के उत्सव आयोजनों में बाधा डाली जाए। अब बात तो सही है, आखिर एक समुदाय विशेष के वोट बैंक का सवाल जो ठहरा वो नाराज हो गए तो आखिर दूध देने वाली गाय की लात तो सहनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही कहा था ना आपने? एक समुदाय विशेष के वोट बैंक के संदर्भ में। वैसे इनके इस तुष्टीकरण की जो हद है वो सरहद पार तक की है, और सरहद पार की जमात ने क्या खूनी खेल खेला है और कैसा कहर बरसाया है, ये किसी से छिपा नहीं है, ये जग जाहिर है। लेकिन आपका बस चले तो आप सरहद पार की सारी जमात को तुष्टीकरण के नाम पर दिल खोलकर आमंत्रित करें, खुली बाहों से उनका स्वागत करें। वैसे ये वही घुसपैठिए हैं ना जिनको कई साल पहले देश से बाहर निकालने की गुहार इन्हीं मोहतरमा ने देश की संसद में लगाई थी। काफी रोना धोना मचाया था, कागज भी उछाले थे। इसे कहते हैं सहूलियत की राजनीति। इन्हीं घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और आज
उसके बिल्कुल विपरीत, एकदम उलट एसआईआर के विरोध में कितना हंगामा खड़ा कर दिया है, कितनी हाय तौबा मचा कर रखी है। वैसे ये दोहरे मापदंड और सहूलियत की राजनीति देर सवेर जनता महसूस करने लगती है, जनता को समझ आने लगता है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मोहतरमा राजनीति की एक माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। एक्टिंग, ड्रामा, अभिनय कला कोई आपसे सीखे, जवाब नहीं। व्हील चेयर पर आपकी चुनावी यात्रा का आप व्हील चेयर पर खूब घूमी और जनता को भी आपने खूब घुमाया। और जनता को घुमाना तो वैसे भी आपके बाएं हाथ का खेल है, और खाना बनाते समय कढ़ाई में कलछी पलटा घुमाना ये आपके दाएं हाथ का खेल है। अब देश के प्रधानमंत्री को अपने हाथों से फिश करी, माछेर झोल पकाकर खिलाने का आमंत्रण कोई ऐसे ही थोड़ी ना देता है। लेकिन इसके लिए तो देश में मछली का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है, मछली की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये मोहतरमा तो कहती हैं, बल्कि डराती हैं कि एक विशेष विरोधी पार्टी चुनावों में कमाल दिखाकर अगर सत्ता में आ गई तो मछली खाने पर बैन लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, मछली खाने को नहीं मिलेगी। अब बताइए, इस बात पर डरा जाए या हंसा जाए? मोहतरमा एकदम निश्चिंत रहिए। मोदी जी के कार्यकाल में पूरे देश में मछली खाने वालों को मछली बराबर मिल रही है। मोदी जी स्वयं तो शाकाहारी हैं, मछली का सेवन नहीं करते, लेकिन आपको कभी भी मछली की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसलिए जी भरकर मछली का सेवन करिए। मछली की टेंशन आप मत लीजिए, आप तो घुसपैठियों की टेंशन लीजिए बस। अब चुनावी सरगर्मी में मछली थोड़ी ना काम आती है। सीमा के उस पार से सीमा के इस पार अवैध तरीके से आए घुसपैठिए काम आते हैं। ठीक कहा ना मोहतरमा? कुछ गलत तो नहीं कहा ना? और ये जेन्युइन वोटर, फर्जी वोटर, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची, आप कहाँ इन सब चक्करों में फंसी हैं? आप इन सब बातों की इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आप तो बस अपनी दबंगई चालू रखिए, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। सारे हथकंडे अपनाए हैं आपने सत्ता में बने रहने के लिए। कितना रहम किया है आपने और आपके छुट्टे सांडों ने, यह किसी से छिपा नहीं है। अब थोड़े बहुत दांव पेच तो दूसरा पक्ष भी खेलेगा। आपने ही तो बोलचेन खेला होवे, आगे जो ऊपर वाले को मंजूर हो। वैसे जनता के बदलते मिजाज को ताड़ते हुए और हवा के बदलते रुख को भांपते हुए मोहतरमा सब तरफ बैलेंस बिठाकर, संतुलन बनाकर चलने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके नाम से इनको डराओ और इनके नाम से उनको डराओ।
वैसे डराने से याद आया कि मोहतरमा ने धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी है, और चेतावनी ये है कि इनकी सत्ता में मौजूदगी ही सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि ये मोहतरमा अगर एक दिन के लिए भी सत्ता की कुर्सी पर सवार न हो तो एक समुदाय विशेष के लोग सबको घेर कर 1 सेकंड में सबके 12 बजा देंगे। ये इनके अल्फाज हैं, इनके शब्द हैं ये। अब किस समुदाय विशेष के तथाकथित आतंक का डर दिखाकर इन्होंने जनता के किस समुदाय को डराया, आगाह किया, ये इन्होंने जनता की समझदारी पर छोड़ दिया। अब समझदार जनता ये सोचने पर मजबूर है कि एक समुदाय विशेष के तथाकथित आतंक से इन्होंने दूसरे समुदाय को तो डरा दिया, लेकिन चुनाव, SIR, EC, ED, छापेमारी या फिर कोई भी मुद्दा या मसला हो, इनकी छत्र छाया में और इनकी शय पर सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, तोड़फाड़, पत्थरबाजी, आगजनी, इस आतंक से जनता को कौन बचाए? क्योंकि इन मोहतरमा के हिसाब से CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तो जनता पर हमला करने के लिए तैनात किए जाते हैं और जनता को सुरक्षा इनके गुंडे प्रदान करते हैं। इसीलिए CRPF की मौजूदगी में जनता सेफ फील नहीं करती, बल्कि इनके गुंडा राज में, गुंडों की मौजूदगी में जनता काफी सेफ फील करती है, सुरक्षित महसूस करती है। इतना तंज कसना तो बनता है। अब इसे दीदी की दीदीगिरी कहिए या दादागिरी, जो चाहे कहिए। वैसे दीदीगिरी तो एक व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक अपभ्रंश है, लेकिन दीदीगिरी या दादागिरी व्यंग का नहीं, विडंबना और विचार का विषय है। टोलाबाजी, मारकाट, कटमनी, तुष्टीकरण, माफियागिरी, करप्शन, ये मां, माटी, मानुष, इस नारे के उद्देश्य, लक्ष्य और प्रयोजन तो कदापि नहीं हो सकते। सौंदेश की मिठास से लेकर सौंदेश खाने की कड़वाहट तक, दीदी के संघर्ष से लेकर दीदी गिरी की दहशत तक, चुनावी हार जीत से परे इस राजनैतिक और नैतिक यात्रा का पुनरावलोकन अति आवश्यक है। जनता के दृष्टिकोण से और स्वयं दीदी के दृष्टिकोण से, दीदी से दीदी गिरी तक। तिरंगा टॉक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।